गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ आप लोग खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे एंड हैप्पी होंगे। साथ में आपको बताने चाहता हूँ जो ये जो क्लास होगी ये थोड़ा लंबी जाएगी और ये कंप्लीट वीडियो होगी, इसलिए आप लोग मन को शांति में ले जाके, जहाँ मन आपको अच्छा लगे वहाँ ले जाके एकदम एकांत में जाके बैठ के वीडियो देखिए, क्योंकि थोड़ा लंबी जाने वाली है। क्योंकि इसमें मैंने क्लास 10वीं की टोटल चैप्टर को कवर किया है, जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में तो उपयोगी होगा ही, साथ ही साथ जो भी आगामी जितना भी जनरल कंपटीशन हो, बीपीएससी हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहली क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, पहली क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये सभी को मालूम है। ठीक है, क्या नाम है? रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? देखिए मेरे प्यारे साथियों, निम्मरजैम। क्या किसने कहा था? निम्मरजैम। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये जो होते हैं दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। ये मैराथन है इसलिए मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, बाद में मैं चैप्टर वाइज पूरा डिटेल इसके पॉइंट टू पॉइंट कवर करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, उत्पत्ति के आधार पर भी दो, उपयोगिता के आधार पर भी दो। आगे प्रश्न चलते हैं। अब है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मेरे प्यारे साथियों, विकास की स्थिति के आधार पर बात करें ना, ये भी 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब 7 नंबर पर आते हैं। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? देखिए मैं एक वीडियो डाला हूँ संसाधन करके, उसमें आप जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल समझाया है। ठीक है, नवीकरणीय मतलब जिसका बार बार उपयोग किया जा सके और असीमित रूप से उपयोग किया जा सके, और अनवीकरणीय जिसका स्टॉक जो है लिमिटेड हो और जिसको बनने में लाखों वर्षों लगता है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 200 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए मैं पहले ही बात कर रहा हूँ, कोयला जो है और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देखते होंगे। ठीक है, पूरा ईमानदारी के साथ देखिए और सिलेक्शन तो पक्का होगा ही। ठीक है, जब आप कुछ करने की ठान लेते हो ना, तब कोई आपको नहीं रोक सकता है। इसलिए पूरा एक निश्चय हो के कोई काम कीजिए, जो मुझे ये काम करना है तो करना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्या कहता है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा संसाधन के दोहन से। क्या होगा? संसाधन के दोहन से। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर पर चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा 1992 रियो ब्राजील में। कहां पे? ब्राजील में। अब अगला चलते हैं 12 नंबर पे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुई थी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 1997 में न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका सही होगा आंसर 2002 जोहान्सबर्ग में। कहां? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, वो जो अभी पृथ्वी इतना गर्म हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है, बस इसी के सम्मेलन को लेकर क्योटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर पे। ग्लोबल वार्मिंग का घटक कौन सा नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा नाइट्रोजन, क्योंकि ये मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये हाइड्रोक्लोरोकार्बन भी है। ये सब है ग्लोबल वार्मिंग का घटक, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का घटक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों? चलिए आगे चलते हैं।
16 नंबर प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा 5 जून। क्या होगा? 5 जून। चलिए अगला प्रश्न 17 पे आते हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किसका है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं 18 नंबर पे। नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा मेघा पाटेकर। क्या होगा? मेघा पाटेकर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 19 नंबर पर चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। 20 नंबर पर चलते हैं। समुद्री सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा निहित है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 200 किलोमीटर। कितने तक? 200 किलोमीटर तक। 21 नंबर पर आते हैं। मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? देखिए ये जो है जैव संसाधन, जैव से रिलेटेड रखिएगा, जिसमें एक तरफ से प्राण होता है। क्या होता है? प्राण होता है। आगे चलते हैं 22 नंबर पे। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो। क्या होगा? रियो डी जेनेरो। ठीक है, आगे चलते हैं 23 नंबर पे। कौन सा? 23 पे। ब्रंट लैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा सतत पोषणीय विकास से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर पर आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी? देखिए इसका ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए इसका वनोन्मूलन, खनन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशु, हाँ ये सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है? इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से बनी होती है। क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा काली मृदा। क्या होगा? काली मृदा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर पर चलते हैं। 26 नंबर क्या कहता है? साथियों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये 26 पर आके अटक गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर शुरू करते हैं 26 से। लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में असत्य पूछ रहा है। ये इस प्रकार में ह्यूमस की अत्यधिकता पाई जाती है। हाँ यही होगा, क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ? ए इज राइट आंसर। क्या होगा? ए इज राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं आगे। 27 नंबर पर आते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा अधिक सिंचाई। क्या होगा? अधिक सिंचाई। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा पश्चिमी और मध्य हिमालय में। क्या होगा? पश्चिमी और मध्य हिमालय में। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर पे। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पतियों और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? देखो नहीं पूछ रहा है। चलो ऑप्शन पे चलते हैं। नहीं पूछ रहा है तो इसमें क्या पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण, ये तो नहीं, मतलब सही में आएगा। नहीं पूछ रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा कौन? ये पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, आगे चलते हैं 30 पे। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलते हैं 31 नंबर पे। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसीमन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके क वाले भाग में, भूगोल के क भाग में प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर से चलते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में, एक ही चैप्टर में बहुत क ख ग घ सब है। ठीक है, तो हम प्राकृतिक संसाधन वाले पे आते हैं। पहला प्रश्न है, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है? देखिए
ये जो है जटिल प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? लाखों वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? लाखों वर्ष। आगे चलते हैं। भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है मेरे प्यारे साथियों? इसका होगा 43%। ठीक है, कहीं कहीं आपको 0.43 लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत को भाग दे दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 0.43। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं 5 नंबर पे। क्या कहता है? भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है मेरे प्यारे साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? एक सेकंड इसको जूम कर ले तो यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 18%। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर पे। मैदानी भाग के लिए क्या उपयोगी है मेरे प्यारे साथियों? मैदानी भाग के लिए कृषि, आवास, उद्योग, ये सभी उपयोगी। क्या है? सभी उपयोगी। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर पाते हैं मेरे प्यारे साथियों। पठारी भाग में क्या संचित है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो होगा खनिज और जीवाश्म। अब 8 नंबर पाते हैं। क्या कहता है? कौन सा भाग 12 मासी नदियों के लिए सुनिश्चित हेतु पर्यटन विकास के अनुकूल मुहैया कराती है और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये होगा पर्वत। क्या होगा? पर्वत। आगे चलते हैं। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक संभव है मेरे प्यारे साथियों? तो ये होगा उपयुक्त सभी। ये भी है, ये भी सभी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? इसका जवाब होगा 6 प्रकार। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आगे चलते हैं 11 नंबर पे। नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों? ये जो है जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये जो आयु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आगे चलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? देखो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। आगे चलते हैं 14 नंबर पे। किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है मेरे प्यारे साथियों? खादर मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है, जिसके कारण ये उपजाऊ भी है। 45 पे आते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है मेरे प्यारे साथियों? जलोढ़ मिट्टी में गहन खेती संभव है। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर पे। ठीक है, 16 पे आते हैं। नमी धारण करने की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होती है मेरे प्यारे साथियों? ये जो है काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। आगे चलते हैं 17 नंबर पर। लाल या पीली मिट्टी भारत के कितने भूभाग तक फैली हुई है मेरे प्यारे साथियों? ये 7.2 हेक्टेयर तक। अब 18 पाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है? ठीक, इसका होगा रेगुर मिट्टी। क्या होगा? रेगुर मिट्टी। मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है मेरे प्यारे साथियों? ये लोहा की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, 20 नंबर पाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों तथा का बागान एवं नदी घाटियों में चावल की खेती के लिए किया जाता है? देखिए, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आते हैं खंड ख, जल संसाधन। कौन सी? जल संसाधन। ठीक है, हम पहली प्रश्न पे बात करते हैं। क्या है पहली प्रश्न? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या कहते हैं? ये सभी को मालूम है। इस क्या कहा जाता है? नीलाग्रा। क्या कहलाता है? नीलाग्रा। आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है मेरे प्यारे साथियों? कितना है? ये जो है 96.6%। कितना है? 96.6%। चलिए आगे चलते हैं। देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 4 पे आते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 65%। कितना है? 65%। आगे चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण नहीं बढ़ा है मेरे प्यारे साथियों? इसका जवाब होगा क्लोराइड। क्या होगा? क्लोराइड। बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर होगा सोन नदी परियोजना, सोन नदी घाटी। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखते देखते सोइएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले एक गिलास पानी लेके साथ में बैठिए और कभी भी हमेशा बैठ के वीडियो देखा कीजिए, सो के नहीं। ठीक है, सोने से क्या होता है ना, बॉडी रेस्ट मोड में चला जाता है। ठीक है, जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं कीजिए तब तक एक जुनून बनाए रखिए जो हमें आज वीडियो कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि ये महामैराथन है और ये कंप्लीट किया गया, पूरा किया गया है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे।
भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचय करता है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा 22%। कितना प्रतिशत? 22। 9 नंबर पर आते हैं, राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा सितंबर 1987। आगे आते हैं 10 नंबर पे, भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा 22%। कितना? 22%। आगे चलते हैं 11 नंबर पे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों ये जो है नर्मदा नदी पे। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। आगे चलते हैं, देखिए मेरे प्यारे साथियों भूल बस कहीं अगर कोई कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा हो या छूट गया हो, ठीक है, उसको आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहाँ सुधार दूंगा, ठीक है। और 12 नंबर चलते हैं, किस नदी के जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा ताप्ती नदी। चलिए अगला प्रश्न चलते 13 नंबर पर आते हैं, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है? मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा भाखड़ा बांध। कौन सा होगा? भाखड़ा बांध। 14 नंबर पर आते हैं, विश्व का कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा 4%। कितना प्रतिशत? 4%। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, समय को बर्बाद किए हुए बिना इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? मेरे प्यारे साथियों इसका जवाब होगा 3। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? ठीक है ये होगा 3/4। कितना होगा? 3/4, ठीक है। आगे चलते हैं, पूरे विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों इसका होगा 4%। कितना होगा? 4%, ठीक। आगे चलते हैं 17 नंबर पे, भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना उपलब्ध है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा 25%। कितना होगा? 25%। आगे चलते हैं, उत्तर बिहार में कब नेपाल स्थित बैराज परियोजना द्वारा छोड़े गए जल से बाढ़ विभीषिका का मंजर देखने को मिला था? मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा 2007। कितना? 2007। आगे चलते हैं, जल के अतिदोहन से किस में वृद्धि हुई है? मेरे प्यारे साथियों ये आर्सेनिक। क्या होगा? आर्सेनिक। आगे चलते हैं, किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति पर बल दिया गया? मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम। क्या होगा? अब्दुल कलाम। 21 नंबर पाते हैं, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? देखिए ये जो है चेनाब नदी से। कौन सी नदी से? चेनाब नदी से। आगे आते हैं 22 नंबर पे, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? देखिए मेरे प्यारे साथियों ये होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं गौ पे। कौन से? गौ पे। वन एवं वन प्राणी संसाधन, ठीक है ये प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न थोड़ा। एक सेकंड रुकिए। क्या कहता है प्रश्न, भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? मेरे प्यारे साथियों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 24.62। कितना? 24.62। दूसरा प्रश्न पर आते हैं, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है? ठीक है ये होगा मिजोरम। कौन सा होगा? मिजोरम। अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है। क्या होगा? मिजोरम। आगे चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा बिहार के लिए होगा 7.1%। कौन सा होगा? 7.1%। आगे चलते हैं 4 नंबर पे, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों इसका जवाब होगा 60.11। कितना होगा? 60.11। 5वां नंबर पाते हैं, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मेरे प्यारे साथियों ये जो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। आते हैं 6 नंबर पे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आगे है 7 नंबर पे, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब है 26,200। कितना है? 26,200। आगे न आते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? देखिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। आगे चलते 9 नंबर प्रश्न आते हैं, कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों ये घड़ियाल। कौन सा जीव? घड़ियाल। आगे आते हैं 10 नंबर, 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? मेरे प्यारे साथियों ये होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन। 11 नंबर पाते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं, एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार, एक सेकंड,
हाँ, एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 4 अरब हेक्टेयर। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा सिनकोना की छाल से। 13 नंबर पर आते हैं। जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र। कितने प्रतिशत प्रजाति भारतीय मूल के स्तनपायी है? ठीक है, ये होगा 10%। विश्व में लगभग कितनी प्रजातियां हैं? ठीक है, ये होगा 50 लाख। क्या होगा? 50 लाख। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता। भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रजाति वनस्पति के अंतर्गत आते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 15,000। क्या होगा? 15,000। 18 नंबर पर आते हैं। भारत में कितने प्रतिशत पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा 33%। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, ये जो होगा यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। आगे चलते हैं। आयुर्वेद के जनक है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है चरक। क्या होगा? चरक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, क ख ग घ हो गया। ठीक है, घ पे है। ठीक है, खनिज संसाधन। देखिए, खनिज संसाधन पहला प्रश्न है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? देखिए, 100 प्रकार के। कितने? 100 प्रकार के। दूसरा प्रश्न है, कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। तीसरा प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा अभ्रक। क्या होगा? अभ्रक। सो नहीं गए हैं? अगर सो गए हैं तो उठ के बैठिए। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा लोहा। आगे चलते हैं। कौन लौह अयस्क का प्रकार है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा लिमिन, ये सब, ये लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिस। क्या होगा? उपयुक्त सभी। छठा नंबर पाते हैं। सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा झारखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 20%। कितना? 20%। आगे चलते हैं 8 नंबर पे। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मेरे प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन पर चलते हैं। हाँ, इसका होगा तृतीय। कौन सा? तृतीय। चलिए आगे चलते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 10 किग्रा। कितना? 10 किग्रा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। 13 नंबर पर आते हैं। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट। चलिए आगे चलते हैं। एकदम एनर्जी बना करिए। ठीक है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? इसका सही जवाब होगा 125 करोड़ टन। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर पे, बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा 80। कितना? 80। 14 पाते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर। धात्विक खनिज पाए जाते हैं? क्या होगा? धात्विक खनिज पाए जाते हैं कि आग्नेय चट्टान में। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर, कौन सा धातु बिजली का अच्छा संचालक है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा तांबा। हेमेटाइट अयस्क में एक्स में लौह अंश का प्रतिशत कितना है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 68%। कितना? 68%। 18 नंबर पाते हैं। पीला एक्स के उपनाम से कौन सा लौह अयस्क जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा मैं थक गया हूँ। ठीक है, आप नहीं थकिए। लिमोनाइट। ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, वाकई में सीरियसली बता रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं थकना है और ना हमें थकना है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप एकदम पूरा एनर्जी बनाइए, पूरा एकदम फुल है, मतलब अति नहीं होना है, रेस्ट नहीं लेना है। ठीक है, हे भगवान। चलिए 19 नंबर चलते हैं। चलिए एकदम पानी पी लिए, हम भी थोड़ा पानी पी लिए हैं। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, काला एक्स के नाम से कौन सा एक्स जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ मैग्नेटाइट। क्या हुआ? मैग्नेटाइट। आगे चलते हैं 20 नंबर पे। अलौह युक्त खनिज कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा ये सीसा, जस्ता, बॉक्साइट सभी। ठीक है, 21 नंबर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ का अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों का अपघटन से बनता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट। 22 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में रेड होल खनन किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों,
ये होगा मेघालय। कौन सा? मेघालय। 23 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? देखिए ये होगा मैग्नेटाइट। क्या होगा? मैग्नेटाइट। 24 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा बेलाडीला। क्या होगा? बेलाडीला। आगे चलते हैं 25 नंबर पे। एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस एक्स से किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा एंथ्रेसाइट। क्या होगा? एंथ्रेसाइट। ठीक है, आगे चलते हैं 27 नंबर पे। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? मेरे प्यारे साथियों, मैं तो थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन आपको नहीं थकना है। ठीक है, जब तक एग्जाम क्रैक नहीं करना है अच्छा से, तब तक एकदम लगातार लगे रहिए। ठीक है, नवेली। आगे चलते हैं 28 नंबर पे। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, चलिए ऑप्शन चलते हैं। इसका ऑप्शन है पहला कोयला, मैग्नीज, अब्रक, लौह अयस्क। मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा कोयला। क्या होगा? कोयला। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर पे। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा टर्शियरी। क्या होगा? टर्शियरी। आगे चलते हैं 30 नंबर पे। हाँ, केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा थोरियम। क्या होगा? थोरियम। चलिए आगे चलते हैं। 30 हो गया, आगे चल। हाँ, अब देखिए, अब आ गया डॉ पर। ठीक है, शक्ति संसाधन। मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा? शक्ति संसाधन। ठीक है, अभी ये पहले चैप्टर के भाग पर चल रहे थे क्या बताएं, कंप्लीट वीडियो बनना है, पता नहीं कितनी देर बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थकिएगा नहीं। ठीक है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा असम। असम के डिगबोई। ठीक है, आगे चलिए दूसरा नंबर पर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा तारापुर। क्या होगा? तारापुर। आगे चलते हैं, कौन सी ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सौर। क्या होगा? सौर। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सब क्या है? और नवीकरणीय है। आगे चलते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, और ये तीनों जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। 5वां नंबर प्रश्न में आते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। 6 नंबर पर आते हैं, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। चलिए ऑप्शन चल, इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए 7 नंबर पर चलते हैं, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। सर्वप्रमुख पूछ रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू बुक झारखंड। आगे चलते हैं, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, तेल शोधक कारखाना है तो। 9 नंबर पर आते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा डिगबोई। कहाँ पे? डिगबोई पे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं 10 नंबर पे। क्या कहता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। क्या होगा? पेट्रोलियम। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर पर चलते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सतलुज पे। कौन सी नदी? सतलुज नदी। 12 पर आते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा तुंगभद्रा। क्या होगा? तुंगभद्रा। 13 पर आते हैं, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी करवा रहता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी समाप्त करना है। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है बराबर। दोबारा 3 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद मैं PDF सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, लिंक आप बोलिएगा जिसको चाहिए वो मैसेज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसको मैं भेज दूंगा। 13 पे 3, ताप विद्युत केंद्र कहाँ का उदाहरण है? बिरौनी का। 14 पाते हैं, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा जादूगोड़ा। कहाँ पे? जादूगोड़ा। उसके बाद चलते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा तारापुर। 16 नंबर पाते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ये होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा खंबात की खाड़ी में। 18 नंबर पाते हैं, भारत में पहली बार कब असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे? मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ 1866 ईस्वी। 19 नंबर चलते हैं, मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब लगाया गया? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1975 ईस्वी। कब लगाया गया? 1975 ईस्वी। 20 पे आते हैं, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई?
मेरे प्यारे साथियों, ये जो है दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। चलो एक चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 2 चैप्टर की ओर, ठीक है। चलिए अब आते हैं कृषि की तरफ। 2 चैप्टर कृषि की तरफ। ये है क्लास 10th की भूगोल, ठीक है। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है मेरे प्यारे साथियों? इसका होगा कृषि। क्या होगा? कृषि, अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। क्या होगा? कृषि। आगे चलते हैं। कितनी प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है? देखिए 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कृषि के प्रकार है, ये होगा प्रारंभिक जीविका, गहन गहन, ये सभी होगा। क्या होगा? सभी। आगे चलते हैं। झूम खेती होती है कहाँ पे होती है? त्रिपुरा में। रबर की खेती किस राज्य में होती है मेरे प्यारे साथियों? एक सेकंड, झूम की खेती कहाँ होती है? एक सेकंड मिस्टेक हो गई, मणिपुर में, ठीक। रबर खेती किस राज्य में होती है? ये होगा केरल में। कहाँ पे? केरल में। आगे चलते हैं। 6 नंबर बात है, निम्न में से कौन जायद फसल का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा जायद 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 जायद, हाँ चाय, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही जवाब क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। आगे चलते हैं। चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। आगे आते हैं 9 नंबर। गेहूं की फसल के लिए वर्षा कितनी जरूरी है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। 10 पे आते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? गंगा सतलुज मैदान क्षेत्र, ठीक है। 11 नंबर पर आते हैं। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। 12 पे आते हैं। विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा भारत। क्या? भारत। भारत में न होता है पशु, पशु मतलब गाय भैंस ये सब, ठीक है, पशुधन। ऐसा समझ में। 13 नंबर पाते हैं। देखिए सोइए नहीं, उठिए पहले, ठीक है। उठ के पानी पीजिए और एकदम फिर चालू कीजिए वीडियो देखना। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित मेरे प्यारे साथियों? ये होगा दूध से। किससे? दूध से। आगे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा के कितने अंग हैं मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 2। कितने अंग हैं? 2। आगे चलते हैं। कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ 1980। कब? 1980। किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा जूट। क्या होगा? जूट। कौन सी फसल अधिक दिन नमी बनाए रखती है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा कपास। क्या होगा? कपास। चलिए आगे चलते हैं। कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है मेरे प्यारे साथियों? 6 माह, 6 से 8 माह। 19 नंबर पाते हैं। निम्न में कौन कॉफ़ी की किस्म है? देखिए ये होगा, ये अरेबिका, रोबस्ता, हाँ ये सभी होगा। कौन से होगा? सभी। 20 पे आते हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा चाय। किसका? चाय का। 20 नंबर पे आते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा रोपण कृषि। क्या होगा? रोपण कृषि, ठीक है। 22 नंबर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा अरहर, तुअर, ठीक है। 23 नंबर पाते हैं। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी, अरे यार क्या आ जाता है, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है मेरे प्यारे साथियों? इसका होगा, क्या होगा? केवल रवि। क्या होगा? केवल रवि। 24 पाते हैं। ये शायद 24 अटेगा नहीं पर, ठीक है। गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मेरे प्यारे साथियों? इसको ऊपर ले जाते हैं। उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिमी भारत में गंगा सतलुज का मैदान। दूसरा है इन फसल को उगाने के लिए इतना से इतना, केवल क्या होगा? ये सही होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। 25 पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर बेहतर प्रकार से उगाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊपर दिया गया विवरण किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? ये संबंधित है, पता है आपको? मक्का से। किससे? मक्का से। 26 नंबर पाते हैं।
कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। 27 पे आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? देखिए मेरे प्यारे साथी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया। आगे चलते हैं 28 पे, 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? मेरे प्यारे साथियों, ये जो होगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? मेरे प्यारे साथियों, शायद लगता है ये चैप्टर आप समाप्त होगा। दूसरा चैप्टर भूदान ग्रामदान आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं निर्माण उद्योग। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा जनसंख्या। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का। आगे चलते हैं, कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा चीनी उद्योग। कौन सा? चीनी उद्योग। 4 नंबर पाते हैं, निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा चीनी उद्योग। जल्दी जल्दी करते हैं पूरी। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा कोलकाता हावड़ा। 6 पर आते हैं, भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा टिस्को। क्या होगा? टिस्को। 7 पे आते हैं, देखिए एनर्जी हारिए नहीं, जब हम नहीं हारे हैं तो आपको और नहीं हारना है। आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा फोर्ट ग्लास्टर में। 8 पे आते हैं, सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये हुआ अहमदाबाद को। ठीक, अब आते हैं 9 पे, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित हुआ? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। 10 पर चलते हैं, जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा दूसरा। 11 नंबर आते हैं, अंगोरा का ऊन किससे प्राप्त होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा अंगोरा का ऊन, पश्मीना। अंगोरा का ऊन 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 मेरे प्यारे साथियों, पश्मीना। चलिए आप कमेंट कीजिए इसका। ठीक है, किससे होता है? शायद जमुना अंगोरा का बकरी, इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1907 ईस्वी में। ठीक है, 13 पाते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से बना? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। आगे चलते हैं 14 पे, सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा कॉवस नानाभाई डावर ने। कॉवस नानाभाई डावर ने। आगे चलते हैं, श्रम के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा 3 भाग में। 16 पाते हैं, सबसे हल्की धातु है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। 17 पाते हैं, तांबा भारत के किस स्थान से प्राप्त होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा खेतरी। क्या होगा? खेतरी। 18 पाते हैं, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा चेन्नई। कहाँ पे? चेन्नई। चलिए 19 नंबर पाते हैं, सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन कितना ग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 20 ग्राम। कितना ग्राम? 20 ग्राम। 20 पे चलते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर शहर है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बेंगलोर। क्या होगा? बेंगलोर। चलिए आगे चलते हैं, 21 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूहन बचत को परिभाषित करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण। 22 पर आते हैं, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा लौह इस्पात, ये एक सेकंड देख लेते हैं इसको। हाँ, ये मतलब ये एक दो तीन, हाँ ये तीनों होगा। कौन सा आंसर होगा? ठीक है, बस एक सेकंड मुझे था पूरी। लौह इस्पात, कोकिंग कोल, सिलिका नहीं होगा, चूना पत्थर होगा। तो इसमें 1 2 4 किसमें है? इसमें है, तो ये नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा क्या करें, थोड़ा सा नींद लग गया था। ठीक है, बताते बताते चलिए आगे चलते हैं। अरे यार, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम, हाँ ये टोटल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं,
24 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। चलिए आगे चलते हैं। चौथा अध्याय। कौन से अध्याय? चौथा, मतलब 3 अध्याय समाप्त हो गया। चलिए वेरी गुड, कुछ तो खिंचाया। अब चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी मेरे प्यारे साथियों? ये जो थी, अरे यार कहाँ भाग गया, हाँ ये कितनी थी? 1.46 लाख। कितनी थी? 1.46 लाख। आगे चलते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। निम्न में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। भारत के किन शहरों में रेल सेवा उपलब्ध है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा दिल्ली एवं बेंगलोर। क्या होगा? दिल्ली एवं बेंगलोर। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 2005। 6 पर आते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 1986। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? किस राज्य में स्थित है? ये होगा तमिलनाडु। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर पे। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है मेरे प्यारे साथियों? भारत को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है। 9 नंबर पाते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 7। कितने? 7। अब आगे चलते हैं 10 नंबर पे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? चलिए इसका ऑप्शन चलते हैं। ये होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। आगे चलते हैं। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा मुंबई पुणे। 12 नंबर पर चलते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 5846। 13 बातें। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? चलिए एक बात बताइए। आप थक भी गए हैं? अगर थक गए हैं तो थोड़ा देर रेस्ट कीजिए, पॉज कर दीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, टहल लीजिए, उसके बाद आइए वीडियो देखने की, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है तो मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। इसीलिए आप लोग थोड़ा पॉज कर लीजिए, फिर आके फिर से देखिए। ठीक है। चलिए 14 नंबर पर चलिए। ये 13 नंबर हो गया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 1960। 14 नंबर पर आते हैं। पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल कब चली मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 1853। ठीक है। कितना किलोमीटर? देखिए एनसीईआरटी 34 किलोमीटर दर्शाता है, एससीईआरटी 32। कहीं कहीं 32 देखिएगा, कहीं कहीं 34। सॉरी, एससीईआरटी 34, एनसीईआरटी 32। मुंबई से और थाने के बीच। आगे चलिए। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू किया गया था मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 1 अगस्त 1947। आगे चलिए। देश में वायु परिवहन की सेवा कब आरंभ हुई? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा 1912। 17 बातें हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई मेरे प्यारे साथियों। ये 85 85 85 ये सब 3 हो गए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? ऑल इंडिया रेडियो कब नाम रखा गया मेरे प्यारे साथियों? ये जो है 1936 ईस्वी। कितना ईस्वी? 36 ईस्वी। चलिए आगे चलते हैं। सांता क्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये है महाराष्ट्र में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 1854 ईस्वी। कब होगा? 1854। 21 पे आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है मेरे प्यारे साथियों? चलिए डायरेक्ट ऑप्शन चलते हैं। देखिए दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। ठीक है। दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। चलिए इसका लास्ट वर्ष पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा महाराष्ट्र। ठीक है। अब हम चलते हैं अगला चैप्टर पे। हाँ, 5वां चैप्टर पे चलते हैं। 5वां चैप्टर क्या है? बिहार कृषि एवं वन संसाधन। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पार्ट 2 करके बनाऊंगा ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट पर्यावरण भी है, उसको मैं बाद में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। वैसे अभी अगर हिम्मत रहता है, मेरे अंदर ऊर्जा बचा रहता है, तो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। वरना बाद में करेंगे। पहले ये इसका जितना भी चैप्टर है ना, वो चैप्टर में कर लेता हूँ। ठीक है। 9 चैप्टर है, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इन्वायरमेंट का मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्या है? निम्न में गन्ना उत्पादक जिला नहीं है मेरे प्यारे साथियों।
ये जो है रोहतास जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। आगे चलते हैं। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा गंगा का दियारा। क्या है? गंगा का दियारा। आगे चलते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ मेरे प्यारे साथियों? ये हुआ 1954। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ मेरे प्यारे साथियों? ये होगा वाल्मीकि नगर। ठीक है, आप लोग एकदम मन लगा पढ़िए। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा पश्चिमी चंपारण। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। चलिए धूम मचाते हुए आगे बढ़िए, हारना नहीं है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा दरभंगा जिला। कौन सा जिला? दरभंगा। 7 नंबर पर चलिए, कांवड़ झील स्थित है मेरे प्यारे साथियों, ये बेगूसराय में। कहाँ पे? बेगूसराय। आगे चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा पटना में। कहाँ पे? पटना। 9 नंबर पर आते हैं। बिहार की कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये तो बहुत आसान सवाल हो गया रे। ठीक है, इसका आप जवाब दीजिए मेरे प्यारे साथियों। 10 नंबर पे आते हैं। गंडक परियोजना एवं संयुक्त परियोजना है। गंडक संयुक्त संयुक्त भारत और नेपाल। क्या होगा? भारत और नेपाल। भारत और भारत और बांग्लादेश, भारत, अरे यार ये दोनों होगा ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। ठीक है, आगे चलिए। 11 नंबर की बात करते हैं। बिहार के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है मेरे प्यारे साथियों? एक सेकंड मेरे प्यारे साथियों, कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। कितने वर्गों में? 2। आगे चलते हैं। बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा सीतामढ़ी। 13 नंबर पर आते हैं। बिहार का एकमात्र मुख्य पर्व है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा छठ। क्या होगा? छठ। 14 पर आते हैं। पूर्व कोसी नहर की कुल लंबाई कितनी है? देखिए ये जो है 44 किलोमीटर है। कितना है? 44 किलोमीटर। 15 पर है। सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा नलकूप। 16 नंबर पर आते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ? देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1900 कब हुआ? 1903 ईस्वी। आगे चलते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान से हिमालय से निकलने का कारण क्या है? देखिए इसका होगा सतत वाहिनी। क्या होगा? सतत वाहिनी। 18 पर आते हैं। धरातलीय जल का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा नदियाँ। चलिए आगे चल। अगला 19 पर, खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है मेरे प्यारे साथियों? जुलाई में। ठीक है, आगे चलते हैं। रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा जनवरी में। कब की जाती है? जनवरी में। चलिए अगला चैप्टर पर चलते हैं। 6 पर, अध्याय 6 पर। पाइराइट खनिज है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा अधात्विक। क्या होगा? अधात्विक। दूसरा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा भागलपुर। क्या होगा? भागलपुर। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? थके नहीं ना? ये होगा मुजफ्फरपुर। चौथा पाते हैं। बिहार में बीएचपीसी द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है? देखिए ये होगा 10। 5 पे आते हैं। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 44.20 मेगावाट। किस धातु खनिज को ब्लैक लीड या बलंग पलबैंगो के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? ग्रेफाइट को। किसको? ग्रेफाइट को। आगे चलते हैं। 7 नंबर पर, बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र कौन है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा कहलगांव, कांटी कांटी, ये होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। 8 पे आते हैं। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा औरंगाबाद। कहाँ पे है? औरंगाबाद पे। 9 पर आते हैं। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई थी मेरे प्यारे साथियों? 1979 ईस्वी। 10 पर आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ये हाँ, तीनों होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन सही। राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा 1959 ईस्वी। 12 पाते हैं। 1972 में रज्जू मार्ग का निर्माण किस देश की मदद से किया गया था? देखिए इसका होगा जापान। क्या होगा? जापान। 13 पाते हैं। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है, क्या होगा? ये हाँ, सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। 14 पाते हैं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा हाजीपुर। कहाँ पे है? हाजीपुर। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है
बाप रे बाप, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए 16 पर आते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। आगे चलते हैं। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा हरनौत में। कहाँ पे है? हरनौत में। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर चलते हैं। रेलवे चक्का निर्माण उद्योग कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा दरियापुर। कहाँ पे है? दरियापुर। 19 नंबर पर आते हैं। डीजल इंजन का कार्य कहाँ होता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा जमालपुर। कहाँ पे है? जमालपुर। 20 पर आते हैं। जमालपुर वर्कशॉप की स्थापना कब हुई, जो एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था? ये होगा 1875 ईस्वी। ठीक है, चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, मतलब अध्याय 7। चलिए पहले प्रश्न में आते हैं। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित किया गया है? ठीक है, ये होगा हाजीपुर। आगे चलते हैं। दूसरा कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? देखिए ये होगा मुंगेर। तीसरा बात है, टाइम को बर्बाद किए बिना जल्दी ख़त्म करते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? देखिए ये होगा जमालपुर। खाद कारखाना कहाँ है? खाद कारखाना पूछ रहा है, ये होगा बरौनी। 5 पे आते हैं। किस नगर में कालीन तैयार होता है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा ओबरा। ठीक है। 6 नंबर पर आते हैं। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा समस्तीपुर। 7 पर आते हैं। मंदार हिल किस जिला में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा बांका। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? देखिए ये महेंद्रू घाट पे। ठीक है। 9 नंबर पर आते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा राजगीर। 10 पर आते हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 6283। 11 नंबर पर आते हैं। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से मानी जाती है मेरे प्यारे साथियों? ये 1860 में। ठीक है। 12 नंबर पर आते हैं। बिहार की पहली रेल लाइन थी मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। 13 नंबर पर आते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 2। क्या होगा? 2। 14 में आइए। भारत की पहली चीनी उद्योग मिल किस कंपनी द्वारा और कब स्थापित किया गया था? ये होगा डच, 1840 ईस्वी। 15 पाते हैं। चूना पत्थर का खनन किस जिले से किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा कैमूर और रोहतास। 16 नंबर पाते हैं। कास्ट किससे प्राप्त होता है? देखिए ये होता है लुगदी से। बंदूक का कारखाना कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इसका जवाब होगा मुंगेर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कीटनाशक उद्योग कहाँ स्थित है? ये होगा पूर्णिया। ठीक। 19 पाते हैं। किस जिले में प्लास्टिक उद्योग स्थित है मेरे प्यारे साथियों? कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। 20 पर आते हैं। किस स्थान पर आयुध कारखाना स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा राजगीर। 21 पर आते हैं। जैविक खाद कारखाना स्थित है, देखिए ये होगा चंडी। कहाँ पे? चंडी। चलिए अब चलते हैं अध्याय 8 पर। कौन सी? अध्याय 8। ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, बिहार की जनसंख्या एवं नगरीकरण। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? हाँ, इसका उत्तर होगा 10 करोड़ से अधिक। 2 नंबर प्रश्न पाते हैं। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? ये होगा 28.63। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? ये होगा पटना। चौथा पाते हैं। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था मेरे प्यारे साथियों, ये होगा टाटा नगर, जो झारखंड में है। 5 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। हाँ, इसका होगा 11.29%। ठीक है। 6 पर आते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व थी मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1106 व्यक्ति। ठीक है, 1106 व्यक्ति। 7 नंबर पाते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में। 8 पर क्वेश्चन पाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो शहरों की संख्या कितनी थी? सो गए ना, मैं पहले पता था 14। कितनी थी? 14। 9 पर आते हैं। 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 71.2%। 10 फिर अब शायद नज़दीक आ गए हैं। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है? ये होगा 1102 व्यक्ति। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट चैप्टर
अब टेंशन लेने वाली बात नहीं, लास्ट चैप्टर पे है, ठीक है। बस 10 क्वेश्चन होगा, समाप्त, ठीक। उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हेसियोड विधि का विकास किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? ये होगा लेहमान। दूसरा प्रश्न आते हैं, पर्वतीय छायाकार विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? इसका होगा उत्तर पश्चिम। अब आते हैं 3 पे, कहाँ भाग गया? मानचित्रों में नीले रंग क्या दर्शाते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये होगा नीले रंग जो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? ये तल दर्शाते हैं, ठीक है। चौथा पाते हैं, किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। पांचवा पाते हैं, छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्चावाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? उसको कहा जाता है तलचिन्ह। क्या कहा जाता है? तलचिन्ह। 6 पर आते हैं, मानचित्र में बादामी हल्का रंग से क्या दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों? पर्वत दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पर्वत। 7 पर आते हैं, वो आकृतिक चिन्ह जो वृत्ताकार होता है तथा बाहर से अंदर की ओर वृत्तों का आकार छोटा हो जाता है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? पर्वत कहलाता है। 8 पे आते हैं, बस 1 से 2 क्वेश्चन है। वो धरातल आकृति जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत हो, क्या कहलाता है? देखिए मेरे पठार, देखिए मेरे प्यारे साथियों, बस 1 से 2 क्वेश्चन और है, इसलिए घबराइए नहीं। जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे तीव्र गति से गिरता है तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? जलप्रपात। लास्ट क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए, जितना भी इन्वायरमेंट है उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग भी देखने में उतना ही नहीं लगेगा, ठीक है। भी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, युवा अवस्था, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पर, ये हो गया कंप्लीट। पर्यावरण बाद में करवाएंगे दूसरे पार्ट में। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो बाद में ये भी चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। महाभारत पूरा इतिहास खत्म, कक्षा 10, ठीक है। ये देखना ना भूलिएगा, ठीक है। और जब भी वीडियो सर्च कीजिएगा टी राहुल 062 पे सर्च कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, ठीक है। एसएससी बीएसएससी का भी वीडियो चल रहा है, धीरे धीरे डेली एक वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। ये भी कंप्लीट कर दिया भूगोल का, अब एक दिन इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करूँगा, क्लास 10th का, ठीक है। एक दिन सिविक्स का, ठीक है। उसके बाद साइंस का, ठीक है। चलिए, होप मैं आशा करता हूँ आप लोग एंजॉय करते रहेंगे, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइज।